नमस्कार दोस्तों। चलिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाले पार्ट के कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है उसका मतलब है कि जो बिजनेस हमारा है वो ओनर से अलग है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो जो बिजनेस हमारा है, दैट मीन्स मान लीजिए अगर ये फर्म हमारा है, बिजनेस है, तो जो इसका ओनर है, जो मालिक है, वो क्या है, इससे अलग है। दैट मीन्स इसकी अकाउंट की जो बुक होगी ये सेपरेट होगी और जो ओनर की अकाउंट की बुक होगी ये सेपरेट होगी। दैट मीन्स ये बिजनेस और ये ओनर अलग अलग माने जाएंगे हमारे अकाउंटिंग में। बेसिकली यही हमें कॉन्सेप्ट ये बताता है। द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसाइडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन। दैट मीन्स हमारा जो ओनर है यानी जो बिजनेस का मालिक है वो सदैव उस बिजनेस से सेपरेट माना जाएगा जिसे वो चला रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो फर्म है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग अलग होगी, जो ओनर होगा उसकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग अलग होगी। Business unit should have a completely separate set of books, and we have to record business transaction from firm point of view and not from the point of view of the proprietor। इस पॉइंट में यह बता रहा है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन को अपने रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग होगी, सेपरेट होगी ओनर से। और जितने भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो सभी हम फर्म के नज़रिए से रिकॉर्ड करेंगे। यानी जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम यह सोचेंगे कि हमारे फर्म की क्या प्रॉफिट हो रही है, क्या लॉस हो रही है, हमने जो चीज़ खरीदा है वो फर्म के नज़रिए से खरीदा है। दैट मीन्स अगर हमने गुड्स खरीदा तो हम यह मान के चलेंगे कि हम फर्म है, हम बिजनेस हैं, वो हमारे पास आ रहा है गुड्स। ठीक है, तो यानी हमने जैसे बताया आपको कि ये जो बिजनेस होगा ये क्या होगा, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग अलग होगी। दैट मीन्स हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे हमने कहा कि हमने 1 लाख का अगर गुड्स खरीदा, ठीक है, हमने गुड्स परचेस किया। ठीक है, तो जब हमने गुड्स परचेस किया तो यह हम मान के चलेंगे कि ये गुड्स हम बिजनेस के लिए परचेस कर रहे हैं। किसके लिए? बिजनेस के लिए परचेस कर रहे हैं। हम ओनर के लिए हम नहीं परचेस कर रहे हैं, हम बिजनेस के लिए परचेस कर रहे हैं, ये मान के हम चलेंगे। ठीक है, तो ये हमें एक कॉन्सेप्ट यही बातें बताता है कि जितने भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो फर्म के नज़रिए से रिकॉर्ड करेंगे और जो ओनर होगा वो बिजनेस से अलग माना जाएगा, और जितने भी हम अकाउंटिंग करेंगे वो बिजनेस के नज़रिए से करेंगे। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है। सेकंड हमारा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है हमें यह बात बताता है कि जैसे मैंने 1 लाख का गुड्स सोल्ड किया, ठीक है, ये हमने सोल्ड किया 1 लाख, सॉरी परचेज किया 1 लाख का गुड्स। यहाँ समझिए, अगर मैंने 1 लाख का गुड्स अगर परचेस किया, ठीक है, क्या किया, परचेस किया, तो हम इसकी जो ट्रांजैक्शन हमने की है तो इसकी जितने भी मनी वैल्यू होगी, यानी जो मनी होगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स कि अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसकी मॉनेटरी टर्म होनी चाहिए, बिना मॉनेटरी टर्म के हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अगर हमने गुड्स को परचेस किया है तो ठीक है, वो तुम्हारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू कुछ होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। वो कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है। Only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money।
यानी हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, इस यानी जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो, हम उसी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। वो सभी बातें हमें यह कॉन्सेप्ट बताती है। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम बस इतना बताती है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसकी कुछ मनी वैल्यू हो। दैट्स इट। क्लियर। चलिए हम 6 देखते हैं। दोस्तों जो 6 है वह है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमारी जो बिजनेस की लाइफ है, दैट मीन्स हमारी बिजनेस मान लीजिए 20 साल चल रही है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमारी बिजनेस केवल 20 साल चलेगी। तो 20 साल के हम लाइफ को एक छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम बीच बीच में अपने प्रॉफिट को मेजर कर सकें। तो उसी को जो हम डिवाइड करते हैं ना टाइम इंटरवल को, उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स यहाँ समझिए, अगर मान लीजिए हमारे बिजनेस का लाइफ ये है, ठीक है, मान लीजिए हमारे ये पूरा बिजनेस इतने साल तक चलेगा, तो ये जो साल हैं छोटे छोटे, इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे लाइफ को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और ये जनरली जो ये गैप होता है ना, ये जितने हम डिवाइड करते हैं वो जनरली 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो 1 ईयर में हम अपने बिजनेस के लाइफ को डिवाइड कर देते हैं और इसके एंड में हम अपने प्रॉफिट को पता कर लेते हैं कि हम अपने बिजनेस में लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हम अपने पूरे बिजनेस के लाइफ को टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं अपने प्रॉफिट को मेजर करने के लिए। ठीक है, और ये जो हम इंटरवल को डिवाइड करते हैं ये जनरली हमारे 12 मंथ के होते हैं। 12 मंथ मतलब ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को एंड करते हैं, और इसी को हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है कि हम अपने पूरे लाइफ बिजनेस के लाइफ को एक एक साल के टाइम इंटरवल पर डिवाइड कर देते हैं और एट द एंड यानी 31 मार्च को हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, 7th हमारा आता है कोस्ट कॉन्सेप्ट। ये जो कोस्ट कॉन्सेप्ट है वह हमें यह बताता है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो रूल है, ये हमें यह बताता है कि हम जो भी चीज खरीद रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं, तो उसके हम प्राइस वैल्यू पर ही उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। दैट मीन्स अगर मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से समझाऊं तो आपने अगर 10,000 का एक सपोज करिए आपने कंप्यूटर खरीदा, सपोज करिए, ठीक है, कंप्यूटर खरीदा अपने बिजनेस के लिए। किसके लिए? आपने अपने बिजनेस के लिए एक कंप्यूटर खरीदा 10,000 का। तो आपने 10,000 में खरीदा तो इस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट जो मनी होगी वो 10,000 ही हम लेंगे। यानी कहने का सीधा मतलब इतना है कि हम उन्हीं रुपयों पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जितने में हमने उसे परचेस किया है। हमें इससे मतलब नहीं है कि हम खरीदने के बाद हमारे कंप्यूटर की दाम 12,000 हो जाती है, हमें इससे मतलब नहीं है। या हम खरीद के घर आ जाए तो कंप्यूटर का दाम 9,000 हो जाती है, मतलब डेप्रिसिएशन लग जाती है या कुछ भी कोई भी कारण हो उसके वजह से उसकी मनी वैल्यू में कुछ इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आ जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस केवल इतने से फर्क है कि हम जितने को हम खरीदेंगे अपने एसेट को उसी वैल्यू पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। वो कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कोस्ट कॉन्सेप्ट। तो कोस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हम अपने एसेट को उन्हीं वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे जितने में हमने उसको परचेज किया है, जितने हमने उसे एक्वायर किया, प्राप्त किया है। ठीक है, इंक्रीजमेंट और इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दैट मीन्स मैंने जो बताया आपको डायग्राम में कि इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट से हमें कोई फर्क नहीं है कि मार्केट में उसकी वैल्यू बाद में इंक्रीज करे डिक्रीज करे, हमें उससे मतलब नहीं है। हम जितने में परचेज किए हैं
उस वैल्यू पर ही हम क्या करें, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट हमें कोस्ट कॉन्सेप्ट बताता है। नेक्स्ट हमारा फाइनल यानी आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, लास्ट कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें यह बताता है कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं तो उसके एटलीस्ट 2 इफेक्ट होंगे। दैट मीन्स अगर हमने कोई भी चीज सोल्ड किया या कोई भी चीज परचेस किया तो उसकी जब हम एंट्री करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो उसके 2 साइड इफेक्ट करेंगे, एक डेबिट करेगा, एक क्रेडिट करेगा। एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट। दैट मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन जो होगा वो कम से कम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। अगर एक अकाउंट डेबिट कर रही है तो दूसरी अकाउंट एकदम जरूरी है, मस्ट है कि वो क्रेडिट ही करेगी। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखिए हमने कहा कि हमने 10,000 की कंप्यूटर परचेस की, तो हालांकि इसकी एंट्री जो होगी वह होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 2 अकाउंट अफेक्ट हुआ ना। तो वही बातें इस कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है डुअल एस्पेक्ट में, कि अगर हम कोई ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं तो उसके एक साइड यहाँ अफेक्ट होगा और एक साइड यहाँ होगा। इस साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड और नीचे वाले साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। और इस ट्रांजेक्शन, इस बेसिस पर, इस प्रिंसिपल के बेसिस पर जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 साइड हो रहा है ना अफेक्ट, इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। जब हम एक ही साइड में ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करते हैं तो उसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। लेकिन हमें सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं पढ़ना, हमें डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ना है पूरी क्लास 11th 12th में। तो बस डबल एंट्री सिस्टम इतना कहता है कि अगर हम कोई ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं तो उससे कम से कम 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा जरूरी है कि वो क्रेडिट ही होगा। और इस प्रिंसिपल के बेसिस पर जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उससे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो मित्रों आज इस वीडियो में बस इतना ही हम कर रहे हैं कवर। अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं वो हम अगले इसके वीडियो में कवर कर लेंगे और फिर हम उसके यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट पे आएंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो अब तब तक आप इतना समझिए और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, मैंने नोट्स के फॉर्म में दिया है। और अगर आप इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है मित्रों, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक जुड़े रहते हैं।